बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 500 और 1000 के नोट बंद करने के 8वें दिन भी एटीएम पर लोगों को हो रही भारी परेशानियों और 33 मौतों के बाद पूरा विपक्ष आज एक सुर में संसद के बाहर और भीतर सरकार पर बरस पड़ा। केजरीवाल ने नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया तो ममता बनर्जी ने मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से कर डाली। तो संसद के अंदर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले कि कौन से अधिकार के तहत पीएम ने अपने अकाउंट से अपना ही पैसा निकालने पर रोक लगाई और सभी को अपराधी बना दिया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले के आरोपी जनार्दन रेड्डी की बेटी की शाही शादी में 500 करोड़ के खर्च की खबर भी अपनी गाढ़ी कमाई कतारों में लगे गरीबों के साथ भद्दा मजाक करती रही। कुल मिलाकर कांग्रेस का बड़ा आरोप यह भी है कि सरकार ने इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें, एटीएम नोटों से खाली, किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत। बात सिर्फ यही तक होती तो काम चल जाता, लेकिन पैसों की लेन देन में आ रही दिक्कतों का असर मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। मुल्क भर में सबकी जुबान पर नोटबंदी है। सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त मुल्क एटीएम कतारों में खड़ा है। आम लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर है। लोग अपना काम छोड़कर बैंकों की कतारों में लगे हैं। बैंकों और एटीएम की लाइन में खड़े लोगों का दर्द देखकर हर कोई परेशान है। छोटा नोट न होने की वजह से राशन भी मिलना बंद हो गया है और दुकानदारों ने कर्जे देना भी बंद कर दिया है। शादी ब्याह से लेकर लोगों का अस्पतालों में इलाज भी मुश्किल हो गया है। लोगों के सामने आई पैसों की तंगी से घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल है। प्रोडक्शन बंद है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। न खरीदारी हो रही है, न बाजारों में सामान आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद ही 14,180 अरब रुपए बाजार से हट गए। जाहिर है इतनी बड़ी रकम के लीगल टेंडर नहीं होने के बाद ऐसे हालात पैदा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसका असर बाजारों पर पड़ना लाजमी था। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के बड़े बड़े बाजार बंद होते जा रहे हैं। मजदूर तबका अपना वक्त बैंकों में नोटों को बदलवाने में लगा रहा है। लेकिन तमाम मुसीबतों का पहाड़ टूटने के बाद भी मुल्क की आवाम इस भरोसे से और इस उम्मीद पर अपनी कतारों में खड़ा है कि शायद आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर पैगाम लेकर आएगा। काले धन को कम करना, दहशतगर्दों को मिल रही मदद को रोकना और मुल्क की मईशत में नुकसानदेह साबित होने वाले जाली नोटों को बाहर निकालने के मकसद से उठाए गए इस कदम का कितना असर और फायदा होगा, इस पर कोई तबसरा अभी जल्दीबाजी होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। सब्र और हुकूमत के साथ खड़ी मुल्क की आवाम अब एक सवाल कर रही है कि क्या इसका सिर्फ यही रास्ता था? क्या हुकूमत को इसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? अब तक एटीएम और बैंकों के चक्कर काटने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुल्क की हालत को बेहतर बनाने वाले इस फैसले ने इस वक्त मुल्क की कमर तोड़ कर रख दी है। सवाल ये भी है कि जिस मकसद के लिए इन नोटों को बंद किया गया, क्या थोड़े दिनों बाद फिर सब कुछ पुराने डगर पर नहीं लौट जाएगा? ये सवाल इस वजह से है क्योंकि हुकूमत ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने के बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए हैं। लेकिन पुराने नोट मार्केट से हटाकर नए नोट मार्केट में लाना करप्शन, दहशतगर्दी और जाली नोट का मसला हल कैसे कर सकता है? जानकारों के मुताबिक हुकूमत के इस कदम में बीमारी का मुस्तकिल इलाज नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद ये जरूर है कि इस वक्त मुल्क की मईशत पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है और मुल्क की कमर टूट रही है। और बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जगदंबिका पाल साहब मौजूद हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी के, रूलिंग पार्टी के। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, सांसद हैं सीपीएम के। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के युवा तेज तर्रार नेता। हमारे साथ फैजान खान साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के। और डॉक्टर शारिक निसार साहब जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जगदंबिका पाल साहब, आप कहते हैं कि आपने ब्लैक मनी के खिलाफ, जाली नोटों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और इस युद्ध में यह विपक्षी दल तय कर लें कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। लेकिन सवाल बदइंतजामी का भी है।
जो मौत का आंकड़ा है वो 33 तक पहुंच चुका है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि दिल्ली में एक शख्स 48 साल का एटीएम की लाइन में लगा उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी डेथ हो गई, और वो पिछले 3 दिनों से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। अगर आप युद्ध छेड़ा हुआ है आपने, तो इसमें आहुति जो है वो आम लोगों की क्यों जा रही है, गरीबों की क्यों जा रही है? वो सरकार की बदइंतजामी का खामियाजा क्यों भुगते हैं? किसी मसला नहीं है। और जो भी विपक्ष जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो आज एक सवाल खड़ा कर रहा है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सामने, इसी आवाम को सामने सबसे बड़ी मसाइल क्या था? सबसे बड़ी मसाइल था करप्शन, फेक करेंसी या ब्लैक मनी। हाँ। और इस पे सवाल जब मोदी जी से किया जाता था, इस पे सवाल जब हुकूमत से किया जाता था कि हुकूमत ने कौन सी तजवीज़ की, हुकूमत ने कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदुस्तान में ब्लैक मनी या हिंदुस्तान की फेक करेंसी, हिंदुस्तान के करप्शन के लोगों के आवाम को निजात दिलाया जा सके। तो अगर आज ये मोदी जी ने ये कदम उठाया है, तो ये कदम किस लिए उठाया? ये कोई सियासी कदम है? जगदम्बिका जी, ब्लैक मनी इस देश से खत्म हो जाए, ये तो हर कोई कह रहा है, कम से कम सारे देशवासी तो यही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसकी तैयारी तो कर लेते। तो इतनी बदइंतजामी की लोगों की जान जा रही है, 8वां दिन है आज, हालात ये हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि इस कदम को उठाया और इस कदम को उठाने के पीछे पूरी तैयारी है। आज हुकूमत ये नहीं है, हिंदुस्तान के हर आदमी को ये अधिकार दिया कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो, एटीएम से हो, यहाँ तक कि माइक्रो एटीएम की भी हम लोगों ने फराहम कराया है कि लोग पुरानी करेंसी को भी 24 नवंबर तक 4,500 बदल सकते हैं और अपने अकाउंट से भी 24,000 रुपया निकाल सकते हैं। तो आज सबको उस सहूलियत को देने की कहाँ कमी है? अब रही बात कि लाइनों में आपके हिसाब से कमी नहीं है, ठीक है। मोहम्मद सलीम साहब, क्या आपको लगता है, पाल साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई बदइंतजामी नहीं है, कमी नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है? हुकूमत और हुकूमत के लोग जमीनी हकीकत से कितना दूर हैं, इससे ये पता चलता है। प्रधानमंत्री तो ये कह दिए भाषण में उत्तर प्रदेश में कि जो लोग लाइन में खड़े हैं वो सब स्कैम स्टार हैं, ये सब धांधली करते हैं। बीजेपी को नहीं मालूम, देश को नहीं मालूम, हुकूमत को नहीं मालूम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम कि कालाधन किसके पास है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हॉकर हैं, आप जैसे कहा, जो मछली बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो खेती करते हैं, जो हफ्ते में या रोजाने के कमाई से घर चलाते हैं, आप उनको परेशान कर दिए और कालाधन जहां जो विदेश में था उसको ले आने की बात थी, उससे नजर को हटा दिया। कालाधन के लोग जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हुकूमत के, पिछले 2 साल में उसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिए। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे आप कहे, लेकिन भ्रष्टाचार निपटाने का क्या ये तरीका है? आपने पिछले 2 साल में कौन से भ्रष्टाचार को आपने सजा दिए? बल्कि बैंक का खाते से जो लोग रुपए निकाल लिया, पहले ही पिछले 6 महीने में ये एक नया भ्रष्टाचार हुआ, एक स्कैम है, करेंसी स्कैम। हुकूमत को फैसला प्रधानमंत्री जी ने किए, लेकिन उससे पहले अप्रैल महीने में गुजरात में अखबार में छप गया, उसके बाद आपके बिजनेस लाइन में छप गया, हैदराबाद में, जागरण में छप गया, उत्तर प्रदेश में। और लोग जो हैं बीजेपी के, हमने कलकत्ते में तो बैंक का खाता दिखाया बीजेपी का, कि प्रधानमंत्री घोषणा करने से 8 घंटा पहले करोड़ रुपए दाखिल हो गया। सिर्फ कलकत्ते में नहीं, जहां बीजेपी और ज्यादा मजबूत है वहां और भी रुपए डाला गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले को लेने से पहले ही इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई थी, जानबूझकर लीक कर दी गई थी? बिल्कुल सिस्टमेटिकली विंडो खोल दिया गया था। और इसलिए हमने कहा कि पिछले 6 महीने में बैंक के खाते से कौन कितना जमा किया, निकाला, उसका तहकीकात होना चाहिए, आमने सामने बात आ जाएगी। और दूसरी बात है, अदानी जैसे लोग, 100 परिवार जो रुपए खाता बैंक का लाखों रुपए बाहर निकाल लिए, विजय माल्या जैसे लोग, आप उनका माफी कर रहे हैं, कर्ज माफी कर रहे हैं, और रोजाने के कमाई, गाढ़ा कमाई, उस पर भी मैं आऊंगा, पहले एक रिएक्शन सबसे ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सरकार का कहना है कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा फैसला है, सीधे सीधे ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार ने युद्ध छेड़ा है। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इस युद्ध में सरकार के साथ खड़ी है, यानी ब्लैक मनी के खिलाफ खड़ी है, या ब्लैक मनी के पक्ष में खड़ी है। आप किस तरफ है? देखिए, ये तो सही बात है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये तो कारपेट बॉम्बिंग है।
पर ये सर्जिकल स्ट्राइक या कारपेट बॉम्बिंग भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ या काले धन के खिलाफ नहीं है, ये आम आदमी पर कारपेट बॉम्बिंग है। कैसे? मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूँ जी। जो लाइन लगी हुई है जिसको ईटीवी उर्दू अब दिन भर चलाकर दिखा रहा है, वो क्या काले धन वाले, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 2G घोटालेबाज है, उनकी माताश्री भी गई, क्या वो भी 2G घोटालेबाज थी? दूसरी बात, जो लोग जिनका काला धन है, हमारे मुल्क में कैश में काला धन रखने वालों की फीसद 1 या 2% है, मैक्सिमम 5% है। जो काउंटरफीट या फर्जी नोट का बताया जा रहा है, हाँ। उसकी संख्या जेटली जी ने बताई है 0.02% है। आप 86% करेंसी 0.02 के लिए निकाल दोगे? और आपने जब ये काम किया तब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वो किसान को जो लाइनों में लगा है और बीज नहीं बो पा रहा है, वो मजदूर को जिसकी 2-2 दिन की 3-3 दिन की कमाई जा रही है और वो लाइनों में खड़ा है, वो आम औरत के ऊपर जो अपने डिब्बे में, आटे के डिब्बे में 500,000 नोट इकट्ठा करके रखी हुई थी, और जो मजे से सो रहे हैं, हाँ। जिनको कड़क चाय मोदी जी पिला रहे हैं, मीठी कड़क चाय पिला रहे हैं, वो है अडानी बंधु, वो है रेड्डी बंधु, जो 500 करोड़ एक शादी में खर्च कर रहे हैं, जहां पे येदियुरप्पा आशीर्वाद देकर आए। और एक मैं आपको सबूत देना चाहता हूं जी। ये कदम उठाए जाने से पहले सितंबर महीने में कुल 14 लाख करोड़ की डिपॉजिट में इजाफा हुआ। आम तौर पर जितने डिपॉजिट होते हैं हर महीने, उससे कई गुना ज्यादा डिपॉजिट हुए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जो बाहर राशि जाती है उसमें $75,000 से बढ़ाकर $2,50,000 की सीमा की। ठीक है, सरकार की नीयत पर यानी आप शक कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ लोगों को मदद की है सरकार ने काला धन यहां से बाहर ले जाने में? मेरे भाई, ये काले धन के खिलाफ नहीं है, ये काले धन जो इनके पास है, इनके दोस्तों के पास, इसको सफेद कराने के लिए और इसको बचाने के लिए जरिया है। ठीक है, डॉक्टर शारिक निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। निसार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज बाकायदा संसद में पीयूष गोयल साहब ने सरकार की तरफ से यह कहा कि 500 और 1000 की करेंसी जो थी, जो कि 86% थी इस देश में, जिसको खत्म किया गया है, उसका 50% हिस्सा ऐसा था जो कि काले धन के रूप में जगह जगह पर दबा हुआ था। अब उसको खत्म करना था और सरकार ने जो रास्ता दिया, जो फैसला लिया, वो हम सबके सामने है। आपको लगता है कि कुछ जो फैसला लिया गया उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, या फिर कुछ और भी कदम उठाए जा सकते थे उस काले मनी को बाहर निकालने में, या फिर आपको लगता है कि यह ठीक फैसला है? देखिए, मेरी राय में इस पूरे मसले की जो एनालिसिस है वो पॉलिटिकल अंदाज से न होकर के उसको माशी अंदाज से किया जाना ज़रूरी है। आप पॉलिटिशियन से जब बात करेंगे तो उनका तो मकसद ही होता है कि वो अपनी बिल्कुल इसीलिए आप मौजूद हैं इस डिबेट में। जी। तो मेरा जो नज़रिया है इस मसले पे वो इस तरह से है कि आखिर मुल्क में कितना फीसद काला धन जो कैश की शक्ल में है, जिसको हमने टारगेट किया है। पहला सवाल तो ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि जिसको हम कह रहे हैं फेक करेंसी, हमारे रिज़र्व बैंक की तरफ से ये बात आई कि फेक करेंसी का असर हमारी करेंसी पे नहीं हुआ था। उनको मैंने खुद सुना कि उन्होंने कहा कि देयर वाज नो सिक्योरिटी ब्रीच। तो अगर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ था हमारी अपनी करेंसी में, तो क्या फेक करेंसी की वजह से इतना बड़ा फैसला लेना, मैं कोई साइड लिए बिना ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुनासिब था, ख़ास तौर से एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब रहते हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं, चाहे वो रियल इस्टेट में काम करते हैं, चाहे वो दुकानों पे काम करते हैं, चाहे वो बम्बई जैसे शहर में जहाँ पे मैं गुज़रता हूँ, जहाँ पे हॉकर्स हैं, जहाँ पे पॉलिश वाले हैं, इन सब की कमाइयाँ बंद हो गई हैं 8 दिनों से, 10 दिनों से। बहुत सारे आम लोगों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। एक काम वाली से मुलाकात हुई जो हर साल पैसे इकट्ठा करके अपने गांव में जाया करती थी, एक बक्से में पैसे रखा करती थी। बिल्कुल निसार साहब, वो दिक्कतें तो हैं ही, लगातार हमारा चैनल उसे दिखा भी रहा है, हम लगातार सत्ता में जो लोग मौजूद हैं उनसे ये सवाल पूछ भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या सरकार के पास और भी रास्ते थे, या फिर आपको लगता है कि यही कदम बचा था? क्योंकि 50% आप अंदाजा लगा सकते हैं, 500 और 1000 के नोट अगर 86% हैं और उसमें से 50% बड़े बड़े धनासेठों के घरों पर, कमरों में भरा पड़ा है ब्लैक मनी के तौर पर, तो उसको निकालने का जरिया क्या था सरकार के पास? कैसे निकाला जाए उसे? देखिए, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था
कि जिस प्रोपोर्शन का या जिस तनासुब की बात की जा रही है वो इतना कम है कि मुल्क के करोड़ों आवाम को इतनी तकलीफ पहुंचा करके अगर हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ 6% या 8% कैश की शक्ल में अपने काले माल को रखते हैं, ये कहाँ तक मुनासिब है। माशी एतबार से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इससे जो तकालीफ हुई हैं वो कहीं ज़्यादा हैं बजाय फ़ायदे के। जो कि आपके हिसाब से जो रेशियो था वो बहुत कम था, इसलिए इतनी मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए था पूरे देश को। फैजान खान साहब बीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान खान साहब, बीएसपी ये आरोप लगा रही है, आपकी नेता मायावती ये आरोप लगा रही हैं कि दरअसल इस फैसले के जरिए बीजेपी ने अपना काला धन सफेद किया है और कुछ नहीं हुआ है। इसका कोई आधार है आपके पास या फिर ऐसे ही आरोप लगा दिया गया? समीर भाई, जहां तक बहुजन समाज पार्टी और सुश्री हमारी बहन कुमारी मायावती जी का सवाल है, आप ये देख लीजिए जी कि जो पहले तो आप जो सवाल किए उसका जवाब दे दूं, फिर बद इंतजामी की बात हम कर लेंगे जो आप दिखा भी रहे हैं। 100 साल जो बहन जी ने कहा है का इन लोगों ने अपना बंदोबस्त कर लिया है, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि ये जो इसको कह रहे हैं सिक्रेसी, वो सिक्रेसी तो दैनिक जागरण के 27 अक्टूबर में 1 अप्रैल के गुजरात के पेपर में ऑलरेडी लीक आउट हो चुका है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है। आप इस जगह को भी सोच सकते हैं आप कि ये अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, पर इस बात का क्या ये जवाब बीजेपी के जगदीप पाल नहीं, इनके प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे दें कि अमेरिका जैसे देश में भी सबसे बड़ी करेंसी $100 है, ब्रिटेन में भी सबसे बड़ी करेंसी 50 पाउंड है। अगर इनका बद इंतजामी और इनके नियत में अगर खोट नहीं था तो 2000 रुपए मार्केट में लाने का, करेंसी बड़ा करने का करेंसी देश में क्या जरूरत थी? पहली चीज। दूसरी, जो आनन फानन में तानाशाह और अहंकार का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसका सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण यह है कि गरीब के पास नहीं तो फैजान साहब, गरीब क्या आपका दुख ये है कि बीजेपी ने अपना काला धन सफेद कर लिया, बीएसपी नहीं कर पाई? आज ये दुख है क्या? जब आप ये कहते हैं तो मैसेज ये भी तो जाता है जनता के बीच में कि गरीब इसी तरह से मरता रहेगा और उनकी शादियां धन्ना सेठों के यहाँ सब कुछ होता रहेगा। आप इस चीज को बता दीजिए किस आनंद फानन में इन्होंने किया है। इनके एटीएम खराब थे, इनके सारे चीजें फेल्यूर होते जा रहे हैं, ये जैसे जैसे देख रहे हैं बद इंतजामी उस हिसाब से फैसले ले रहे हैं। इतना बड़ा फैसला देश के सामने लाने से पहले क्या इन्होंने कोई प्लान नहीं किया था? क्या इस पे कोई बैठक नहीं की थी? चलिए ठीक है, विपक्ष को मान लेते हैं। शिवसेना तो इनके अंदर थी, आप शिवसेना पे क्या कहेंगे? विपक्षी दलों को तो आप ये कह देते हैं कि एक्सपोज हो गए। तो आपका पाल साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। आपकी शिवसेना जो पार्टी, जो सहयोगी पार्टी है आपकी, वो भी आपका विरोध कर रही है, इतनी बदइंतजामी भरा ये फैसला लागू किया गया है। क्या आपको लगता है, कोई आप भरोसा दिला सकते हैं कि ये बदइंतजामी क्यों हुई और इस बदइंतजामी के लिए क्या आपकी पार्टी माफी मांगेगी देश से? देखिए, सरकार ने साफ गोई कहा है कि हर बैंकों पे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग लाइन होनी चाहिए। और अगर ऐसी कहीं बदइंतजामी है जो बैंक की तरफ से हो या पुलिस, लोकल पुलिस की तरफ से हो, तो यकीनन मतलब उसको कोई हम नहीं उसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ने एक साफ कह दिया और एक इतना बड़ा फैसला है। अब इस फैसले पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं हमारे बीएसपी के साथी और साथी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब सूप बोले चल्ली बोले जिसके 72 छेद। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में टिकट से लेकर के और पदों की जिस तरीके की नीलामी होती है, जैसे ये फैसला हुआ तो सारे कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को बुला करके और सब लोग वापस नहीं सुनिए, भाई मेरी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुन ली तो मेरी बात सुन ली है, और फिर सबको झोले वापस दिए गए। तो उसमें कौन सी चुनाव सामग्री थी फैजान भाई, इसको बता दे कि उसमें कौन सी चुनाव सामग्री थी? एक छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर। अब अगर मुल्क आपकी पार्टी जिस तरह से बार-बार ये कह रही है कि भाई बीजेपी ने इंतजाम कर लिया, अपने काले धन को सफेद कर लिया, कहीं मलाल ये तो नहीं है कि आप नहीं कर पाए? बुजुर्गों के लिए लाइन, क्योंकि आपकी पार्टी में तो खुलेआम टिकट बिकते हैं। नहीं, हमने तो क्या किया? हमने तो ये किया, अगर गरीबों की, किसानों की आवाज बहन जी ने उठा दिया तो बीजेपी को इतनी मिर्ची लग गई। आपने सारे देश को उखाड़ के फेंक दिया, धन्ना सेठों के आगे गुलाम बना दिया, और आपको कोई बद इंतजामी की बात करते हैं? आप बुजुर्गों की लाइन, असम और अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बैंकों में पैसे नहीं पहुंचे। इसका सीधा साधा उदाहरण मैं दे सकता हूँ, किसी बैंक एटीएम में कोई भी पैसे नहीं है। आप क्या बात करते हैं? जबकि पाल जी इस बात को मानते क्यों नहीं? आप इसे राजनीति से क्यों जोड़ते हैं?
आप लोग मर जगदम्बिका रहे पाल से ये हैं, सवाल आप इसमें पूछिए। कोई भी जवाब नहीं दे रहे, सुनिए आप मेरी इसमें बात। भी कह रहे हैं कि देखिए, फैजान साहब एक है। मिनट। जगदम्बिका पाल जी, ठीक है शहजाद मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे यहाँ पर। नहीं, फैजान को जो जाना हम भी है। जवाब फैजान देने- बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहस जारी है। बहस का दूसरा दौर ब्रेक के बाद फौरन होते हैं यहां से। तो पीएम ने अपने इस फैसले के जरिए यानी 500 और 1000 का नोट जिस तरह से बंद किया और उसके बाद जो आलम है एटीएम और बैंकों के सामने जिस तरह से आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसे अराजकता का नाम दिया गया है, आर्थिक अराजकता का नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और कहा गया है कि इस फैसले ने देश की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है। जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। पाल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ कहा यह जाता है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जो गरीब है वो चैन की नींद सो रहा है इस फैसले के बाद, और हमें दिख क्या रहा है, गरीब लाइन में लगा हुआ नजर आ रहा है, उसकी जान जा रही है, परेशानियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ जनार्दन रेड्डी जो आपके सहयोगी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं, पूर्व नेता, उनकी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आलीशान शादी की जा रही है, शाही शादी की जा रही है। तो कौन चैन की नींद सो रहा है और कौन परेशान है? नहीं, देखिए, ये जो कदम उठाया गया है ये उसी गरीब की जिसकी बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं कि वो चैन की नींद सोए। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी को, जब आम आदमी को या मीडियम क्लास के लोगों को ये रिलीफ है कि अगर उनके पास 2.5 लाख रुपया भी है तो उस 2.5 लाख रुपए को वो जमा कर दे और कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे नहीं पूछेगा, तो क्या आप समझते हैं कि 2.5 लाख तक के लोग, आज 97% लोग कोई एटीएम नहीं यूज करते हैं। आज जिस तरीके से नहीं पाल साहब, मेरा सवाल यह था कि जनार्दन रेड्डी जिस तरह से अपने यहाँ परिवार में शाही शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वहां ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है? या फिर जो गरीब लाइन में लगे हुए हैं एटीएम के सामने, बैंकों के सामने, उनको आप टारगेट कर रहे हैं? टारगेट क्या है सरकार का? और ये हम सभी जानते हैं कि रेड्डी जिस तरह से खनन घोटाले में वो आरोपी रहे, जमानत पर छूटकर अभी बाहर आए हैं, 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है खुलेआम। अरे तो आप मेरे सवाल का जवाब दो। अरे कहाँ, जिस तरीके से आज इस ब्लैक मनी के खिलाफ एक फैसला हुआ है, इसको और उस रेड्डी बंधुओं के शादी को नहीं जोड़ सकते। अगर रेड्डी बंधु शादी में खर्च करेंगे तो उनके लिए भी वही है। जैसे आज अगर 4,500 एक आम आदमी, गरीब आदमी बैंक में जा रहा लाइन में चेंज करने के लिए, तो जगदम्बिका पाल भी उस आज की पार्लियामेंट के बैंक में हमने भी जाकर के फॉर्म भरा है और हमने भी कन्वर्ट कराया है। या चाहे मोदी जी की मदर हो, वो भी बैंक में गई है। ठीक है पाल साहब, आपने अपनी बात रखी। शहजाद, ये गरीबों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है? जहां तक समीर साहब, रेड्डी अगर ये बार काले धन का हवाला दे रहे हैं। इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि अगर ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, हमारी सरकार जब थी, हमने HSBC की लिechtenstein बैंक से लिस्ट मंगवाई थी, 648 नाम है उसमें, और वो सही मायनों में काले धन धारक है। पनामा लीक्स में भी आया जिसमें अमिताभ बच्चन जो मोदी जी के बहुत परम मित्र हैं, अजय देवगन जो मोदी जी का चुनाव में प्रचार करने गए थे, ये तमाम नाम है। ये कंफर्म्ड है कि इनका धन जो है ये संशय के दायरे में है, ये काला धन है। इनके खिलाफ कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की गई? जनार्दन रेड्डी का तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि हमारे देश में अगर इन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी तो 2 लाख एटीएम को अब क्या रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें 2-3 हफ्ते कम से कम लगने वाले हैं। आज जो है हमारे किसानों के पास बोने के लिए, धान खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है। वो लाइनों में खड़ा है, वहां पे रजाई लगा के सो रहा है। और जो अडानी जी है, जो ये जनार्दन रेड्डी है, पनामा लिस्ट में नाम अमिताभ बच्चन है, वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि मोदी जी इनको मीठी चाय पिला रहे हैं, देश की जनता को कड़क चाय नहीं जहर पिला रहे हैं। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो अमीर हैं उल्टे वही चैन की नींद सो रहे हैं? नहीं, ये सवाल जो पूछा है,
नहीं जी जरा इसका अब मैं देखो, जवाब दे दूं। कौशिक बासु जब जो हमारे आपको इकोनॉमिक याद होगा, एडवाइजर थे मैं मुल्क उसी के, हाउस में और रघुराम राजन था, जो रिजर्व बैंक जो के गवर्नर लिस्ट- थे, एक मिनट उन्होंने पाल यही साहब, कहा। पाल साहब, मोहम्मद लिस्ट सलीम आई साहब को थी, सुन लीजिए। और उस समय जी, प्रणब जी, आप सुन लीजिए मेरी बात। प्रणब मुखर्जी साहब से आप सुन लीजिए बात, सुन तो रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री के 9 तारीख की घोषणा के बाद से बीजेपी की बात सुन रहे हैं, लेकिन जनता की बात भी आप सुनिए। हाँ। जनता से बहुत दूर हो गए हैं सरकार में सत्ता में आने के बाद। कौशिक बासु फाइनेंस एडवाइजर थे हमारे देश के, और उसके साथ रघुराम सलीम राजन साहब, आप रिजर्व बैंक के मेंबर ऑफ गवर्नर, पार्लियामेंट हैं, दोनों ने ये मैं बात भी कही मेंबर ऑफ कि ये पार्लियामेंट तरीका हूं, नहीं है, और आप भी इसमें आज आम अपनी लोगों को constituency परेशान से आए किया जा रहा होंगे, है। और मैं भी अपनी कंस्टिट्यूंसी से आया हूं, और मैं ऐसा नहीं है हाँ। कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो इसलिए मैं करके constituency की आप बात कर रहा यहाँ हूं। अपनी कंस्टिट्यूंसी में जनता से मैं दूर हो constituency की जाए, बात तो ये नहीं बोलने है कि दीजिए। आप ये कहते बोलने कि आप दीजिए। नजदीक हैं और हम सुनिए, दूर हैं, आप ये सुनिए। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हो, आप बोलने लेकिन दीजिए। हम लोग लोकसभा में नहीं, अपनी नहीं। जनता से जुड़े हुए हैं। मैं आप कहा सुनेंगे सुनिए आपको, आप, लेकिन मैं ये कहा कहना सुनिए, कि ये मोदी जी कहना के कि अलावा हम भी लोग दूसरे की जनता बात से सुनिए। जुड़े ठीक है। नहीं है, तो ये जनता ऐसा से जुड़े मत हुए हैं तो कहिए। उनकी परेशानियां भी आप देख कहिए। लीजिए ना। ठीक है सलीम साहब, अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं, देख रहे हैं उसका इलाज है, बात पूरी करने दिया और जाए, आज ये गलत हो रहा है। एटीएम एक तो जो कह रहे ये 3 अदानी जी का, ये पूना वाला जो आपका लिस्ट दिया, पैसा निकल उसमें रहा, अदानी माइक्रो जी का एटीएम कर रहे 200 हैं, करोड़ पोस्ट का जो ऑफिस में फाइन कर रहे लगा हैं। था, सरकार की एजेंसी लगाई थी, इन्होंने माफ कर दिए। विजय माल्या का रुपया को माफ कर दिए। दरअसल हमारे बैंकों से 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इस सरकार के नहीं, पहले से ही बकाया हो रहा था, और जो 100 परिवार है जो लाखों करोड़ रुपए का बकाया है, वो धनराशि बैंक से निकाल लिया। बैंक से हम अगर रुपया उठाने जाएंगे, मेरे रुपया है नहीं, और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी थी इसको रिकैपिटलाइज करने का। उसके बजाय सरकार जनता को यह कही कि आप अपना धन निकाल नहीं पाओगे, और हम आपको थोड़ा थोड़ा के रुपए देंगे, राशन कर देंगे, और बैंक को कहा कि तुम्हारे पास रुपए जमा हो जाएगा। तो ये तरीका कालाधन के लिए नहीं है। हाँ। सरकार अपने बचाव के लिए कर रही है, और पूरे अर्थनीति चरमरा रहा है। मैं उर्दू में एक आपको थोड़ा सा हाँ। कलाम शेर बोल दूं, एक लाइन का शेर आप सुन लें। जी जनता ने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, जनता ने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, हुक्म ने बोला कि चलो आग लगा दिया जाए, और पूरे देश में आग लगा दिए हैं। रोशनी की किरण नहीं है। जगदीप पाल जी, हाँ। मोदी जी कुछ ठीक है। करना चाहते हैं, ठीक है। करेंगे, ये दिखाने के लिए। ठीक है, शेर बहुत बढ़िया था आपका, जोरदार भी था। जगदम्बिका पाल साहब, इस बात का जवाब दीजिए। ये खबर आज ही आई है कि 7,016 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर्स के वेव ऑफ कर दिए गए, राइट ऑफ कर दिए गए। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? वो लोग जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनका कर्जा माफ हो रहा है, उनको राइट ऑफ किया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की? नहीं, जो आप ऐसा किसी बिलफुल डिफॉल्टर के कर्जे माफ नहीं करते। सरकार को माफ करने का अधिकार नहीं है। बैंक एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक अपने एनपीओ को वसूलती है। जिस तरह से कोई भी जो बैंक का बारोअर होता है, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपका जवाब दिया। जो बारोअर होता है वो उस लोन के खिलाफ अपनी प्रॉपर्टी को या चीज़ों को एक सिक्योरिटी के रूप में जमा करता है, और बैंक एनपीए होने पे उनके खिलाफ डीआरटीज है, एआरटीज है। और अभी हमने, आपको मालूम है सलीम साहब को, कि अभी हमने 2 कानून बनाए हैं। एक तो हमने रिकवरी ऑफ डेब्ट्स का बनाया है हमने, और सिक्योरिटाइजेशन का हमने बनाया है। तो जिस तरीके से पावर बैंक को दिया है कि बैंक में जो भी आज मतलब लोन है या जो भी एनपीए है, उनकी कैसे वसूली हो, और बैंक अपने पैसे को लेती है। ठीक है, यानी आपके हिसाब से जिस तरह से अरुण जेटली साहब ने भी कहा कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। डॉक्टर निसार, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसे नॉर्मल प्रोसेस माना जाए, या फिर सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती थी, बैंकों को हिदायत दी जा सकती थी कि ये लोन वेव ऑफ नहीं होना चाहिए? जो हालात है, एक तरफ हम काले धन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश में धनासेठ तमाम ऐसे मौजूद हैं जो दूसरे देश में जाकर बैठे हैं, हजारों करोड़ रुपए डकार कर बैंकों का, हमारे बैंकों का। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर आप पिछले 1 साल के स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखेंगे, तो बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में आप देखेंगे कि मुल्क से बाहर गया है पैसा, और बड़ी तादाद में मुल्क से पैसा बाहर गया है। तो अगर हम, और लीगल तरीके से भी बाहर गया है, तो ना सिर्फ ये कि बैंकों में उन लोगों के जो कि विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, उनको अगर किसी भी तरह से उनके साथ नरमी की जाती है, तो ये पूरे मुल्क के जो मफाद हैं उसके ऐन खिलाफ होगा, उसकी मुल्क के मफाद के खिलाफ होगा। और अगर आप देखें कि जिस तरह से लोगों ने पैसे यहाँ से बाहर भेजे हैं, उनको अगर आप देखें,
आप जो मुल्क में जिस तरह से बड़ी लेवल पे बहुत बड़े तादाद में आवाम को जो तकालीफ हो रही हैं, अगर आप उसको देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार का ये फ़ैसला कहीं होश से ज़्यादा जोश का साबित ना हो, जिसमें निशाना कोई और था और निशाना कोई और बन गया। चलिए समीर ठीक भाई, है, एक सवाल ये पैदा होता है हाँ। कि हमारे मुल्क में 500 और 1000 की 2300 करोड़ नोटें थी। अब उसको रिप्लेस करना है, चलो 2000 करोड़ नोट लानी है कम से कम मार्केट में। हाँ। आज की तारीख में मैक्सिमम प्रोडक्शन पे आरबीआई सिर्फ 40 लाख नोट छाप रही है। उसको मान लो 1 करोड़ नोट भी कर दे, तब भी 2300 दिन लगेंगे इसको कवर अप करने में। तो 2300 दिन कहां, और मोदी जी के पहले 2 दिन, फिर 4 दिन, नहीं फिर तो 50 दिन ये कहां? मुश्किलें आएंगी, ये मुश्किलें आएंगी, इसलिए कोई फैसला ही ना लिया जाता। जिस तरह से ब्लैक मनी हमारे अच्छा। देश की इकोनॉमी को घुन की तरह चाट रहा था, नहीं। आप चाहते समीर- कोई फैसला ही नहीं लिया समीर जाता, अब्बास- कोई कड़ा फैसला लिया ही नहीं समीर जाता, अब्बास- क्योंकि समीर दिक्कतें होंगी। अब्बास- आपको समीर अब्बास, मैं आपको आपकी अर्ज कर दूं। नाखून में, आपके नाखून में ब्लैक चोट मनी- लगेगी तो आप हाथ ब्लैक काट मनी दोगे। जो हजारों आपके करोड़ में नाखून में होता चोट है, लगेगी, वो आप हाथ foreign काट currency दोगे। में हो और रहा है। जो आपके हिसाब से नाखून छोटी समस्या थी, में छोटी समस्या बड़ा हो नहीं गया। थी। जो समस्या करने वाले अडानी हैं, जो समस्या करने वाले अमिताभ और पैनामा लिस्ट और बाकी स्विस लिस्ट के नाम हैं, उन पर तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रहा, उनको तो चैन की नींद सुला रहे प्रधानमंत्री मोदी। और जिन लोगों का कोई दोष नहीं, मुझे जगदम्बिका पाल जी ये बता दे, आज आप वो इनके एक नाम सांसद ले रहे है, हैं। कौन से इनका कानून नाम के क्यों नहीं तहत disclose आपका जो किया? पैसा बैंकों में है, डिक्लेयर्ड पैसा, हाँ। उस पे आप पे रोक लगाई जा रही बिल्कुल है? कौन बिल्कुल सा कानून बिल्कुल, है? ये एक अहम सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने आज संसद के भीतर भी इस सवाल को उठाया कि आखिर किस अधिकार के तहत सरकार ने यह फैसला लागू किया कि मेरा पैसा, मेरी जो गाढ़ी कमाई है, जो बैंक में जमा है, वो पाबंदी लगा दी जाए कि मैं ही उसको निकाल ना पाऊं। किस अधिकार के तहत आखिर ऐसा किया गया? एक छोटे से ब्रेक के बाद जगदम्बिका पाल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, ये आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। बहरहाल बहस हमारी लगातार चल रही है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये नोटबंदी जो है ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, इस तरह से लोग कमीशन खोरी शुरू हो गई है, इस तरह से लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे थे वो भी बदल रहे हैं, इससे एक तरह का नया करप्शन देश में पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आखिर आपने किस अधिकार के तहत यह फैसला लागू कर दिया कि भाई जो मेरी कमाई हुई रकम बैंक में जमा है, व्हाइट मनी जो है, जो गाढ़ी कमाई है, वो ही निकालने से पहले मुझे बैंक की परमिशन लेने पड़े और चाहकर भी मैं उसे निकाल ना पाऊं। किस अधिकार के तहत यह हुआ? बार बार वजीर आजम ने कहा कि जिसकी भी गाढ़ी कमाई है उसका एक एक पैसा महफूज है बैंकों में, और केवल पैसा महफूज नहीं है बल्कि उस पैसे पे जो बैंक का अपना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। दिक्कतें और दुश्वारियां हाँ, उनकी नहीं, हैं महफूज कि तो उसके है, पास ब्लैक लेकिन मनी निकल नहीं पा रहा ना। आज अगर एक फैसला इतना बड़ा हुआ जो मोदी का एक हाँ, लेकिन एक इतना बड़ा फैसला अगर है तो इस फैसले हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह से नमक की अफवाह उड़ा दी गई, अगर एक पैनिक क्रिएट हो गया, दिल्ली हो, लखनऊ, कानपुर में जिस तरह से नमक 100 रुपये से ऊपर भाव बिक गया, तो अगर आज एक बड़ा फैसला हुआ, ये स्वाभाविक है, लाजिमी है कि 86% डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तो अगर एक साथ जो बैंक में पैसा उनका है, लेकिन एक ये कि रैशनलाइज किया है कि आप इतना कन्वर्ट कर ले। आज किसी को क्या दिक्कत है? अगर पुराने नोट है 24 नवंबर तक तो आप ले जाइए, 4500 रुपये आप दीजिए और एक फॉर्म पे दस्तखत करिए और आप दिक्कत ये है पाल साहब कि बैंकों में इंतजाम नहीं है। इसी तरह से आप अपने अकाउंट से निकालिए। आज मैं खुद जी नहीं, बैंकों में लोग कर रहे हैं मेहनत, बैंकों में काउंटर बढ़ाए गए हैं। आज मतलब पोस्ट ऑफिस में है, हेलीकॉप्टर से पैसा भेजा जा रहा है। और दूसरी बात, और ठीक है, बार बार जैसे ये कहा जा रहा है, ठीक है सलीम साहब मुझे ये बताइए, बीजेपी ये कह रही है और आज हमने देखा भी बहुत हद तक विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आया, सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद होता नजर आया, यहां तक कि शिवसेना ने भी खुलेआम सड़क पर आकर विरोध किया। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब इस मुद्दे पर आपकी तरफ हाथ बढ़ाती हैं कि इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए हमको, तो आप उनका हाथ झटक देते हैं। तो ये कैसी विपक्षी एकता है? देखिए, ऐसा कोई शर्त नहीं है
सब कोई अपने अपने तरीके से आवाज उठाए। हाँ। लेकिन आप शिवसेना के साथ हाँ। जा सकते हैं, मैं कैसे जाऊं? शिवसेना राष्ट्रपति भवन में जाकर के ओथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार के साथ हैं, और फिर मैं शिवसेना के साथ हाँ। पैदल मार्च करूं, ये तो एक अपॉर्चुनिज्म हुआ ना, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हुआ। दूसरी तरफ है, अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है, मोदी सरकार के फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना है, तो आपको खुद फिरका परस्ती और करप्शन से परहेज करना पड़ेगा। जो शारदा कांड हुआ, नारदा कांड हुआ, आप टेलीविजन में देखे, सैमुअल मैथ्यूज का narda.com में लाखों करोड़ों का नोट जो कालाधन होता है, ये अडवाणी जी का कमेटी आज तक बैठी नहीं 6 महीने में। तो ये तो मोदी जी के साथ बार्गेन करके उनका चीट फंड का घोटाले के बारे में सीबीआई ईडी को जेटली ताकि खामोश रख के उसका बंदोबस्त करना है। हम इसमें नहीं है। हम मोदी सरकार को संसद में, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति के पास क्यों जाए? हम नहीं तो सलीम साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी से जुड़े लोग जिस तरह से घोटालों में शामिल रहे हैं, इसलिए उनको ये फैसला जो है सरकार का सख्त लग रहा है, मुश्किल हो रही है उनको? देखिए, ये जो फैसला हुआ ना, ये कई मल्टी प्रॉन्ग है। एक तो यूपी इलेक्शन है सामने, हाँ। पंजाब इलेक्शन है, और बंगाल में भी मोदी जी क्या किए, बीजेपी का जो काला धन है उसको सादा करने का मौका कर दिए, उनके करीबी लोगों को पहले से बता दिए। हाँ। और दूसरे तरफ इनके पास जो काला धन थे, ये इनको इतना मौका नहीं मिला, इसलिए गुस्सा है। ये नहीं है कि क्यों नोट का पाबंदी हो गया, इसलिए हुआ कि हमें क्यों नहीं मालूम है, सब फैसला मालूम होता है। और तीसरी बात यह है हाँ। कि आप खुद देखो, जो काला धन का जब हम सुराग देते हैं आपको, तो ईडी या सीबीआई, जगदम्बिका पाल बोले, क्यों नहीं जांच करते हैं? narda.com में तो देखा गया रिश्वतखोरी, आप करप्शन के खिलाफ हैं, 6 महीने में किससे पूछताछ की आप? ठीक है। नहीं किए। तो आप जो टारगेटेड नहीं कर रहे हैं, प्रिसिशन टारगेट होना चाहिए, जहां भी काला धन है वहां अटैक करो, उसके बजाय आप खेती में अटैक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप प्लास्टिक मनी को प्रमोट कर रहे हैं। ये जो अमेरिकन इकोनॉमी जैसा है, उसमें आप जो नकदी का हमारा जो काम होता है, छोटा कारोबार होता है, उससे लोगों को ढकेल रहे हैं बाहर। हाँ। इससे हमारे अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगा, गरीब लोगों के ऊपर मार पड़ रही है, और प्लास्टिक मनी के नाम पर आप विदेशी कंपनियों को, ये सर्विस सेक्टर को बेशक बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जैसे जंगल नहीं दे पाए, जमीन नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, तो आप जो मनी मार्केट है वो आप दे दे रहे हैं इनके हाथ में। तो आपके हिसाब से आम आदमी और गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। शहजाद, ये समझाइए मुझे कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया, इससे देश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट गई है। ये किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, अगर जो कुछ डेटा हम देखें जो अभी तक सामने आए कि 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आया है पिछले 7-8 दिनों में, यानी इतना पैसा जो कि अभी तक जगह जगह छुपा पड़ा था, वो अब बैंकों में जमा हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ रहा है। तो इससे तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी ना आने वाले दिनों में, लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको देखें। मैं आपको बताता हूं कि होने क्या वाला है। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए जी। आज की तारीख में, और मोहम्मद सलीम साहब इस इशू को समझेंगे, वो पार्लियामेंटेरियन है। हमारी बैंकों के कुल एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 6 लाख करोड़ है, और ये 6 लाख करोड़ किसके पास है? अडानी साहब के पास 70,000 करोड़, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जो मोदी जी के दोस्त हैं। हमारी कैश की इकोनॉमी 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब ये जो पूरा खेल किया गया है, ये कैश वापस जो आएगा 10 लाख 12 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके बदले में आरबीआई नए नोट छापेगी डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, अपने अकाउंट को फाइनल करने के लिए। हाँ। ये जो पैसा छापेगी आरबीआई, ये मार्केट में रिलीज नहीं होगा, बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन में होगा। जो आज माल्या के साथ किया गया है वेव ऑफ करने का काम, ये कल अडानी जी के और जो बाकी के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके लोन को माफ किया जाएगा, एनपीए को भरा जाएगा। अगर ये नहीं करें, यानी इसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फायदा नहीं है। क्यों ये कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट में जिस तरह से मकानों के दाम बढ़ रहे थे वो कम होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी सुधरेगी तो आम आदमी को इसका फायदा होगा। बात सुनिए, आज देश के हाईवे पे लाखों ट्रक खड़े हैं, खड़े हैं, वो मिल नहीं रहे। किसान अपनी किसान तो 50 दिन तो झेलने के लिए कहा ही है ना कष्ट पीएम ने। किसान रबी क्रॉप अभी 10 दिन में नहीं बोएगा तो कब बोएगा? हाँ। वो रबी क्रॉप नहीं डालेगा तो फूड प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। और मैं मोहम्मद सलीम साहब तो कमिटमेंट दे देंगे, जगदम्बिका पाल कमिटमेंट दे कि जो भी पैसा डेफिसिट होगा, आरबीआई जो नोट छापेगी, वो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ एनपीएस के लिए नहीं जाएगा। ये कमिटमेंट दे, मुझे दे सकते हैं ये बीजेपी वाले कमिटमेंट? ये पूरा का पूरा 6 लाख करोड़ से ऊपर का स्कैम है। इससे काले धन का कोई लेना देना नहीं, काले धन का लेना देना होता दे सकते। तो ये जनार्दन रेड्डी के घर रेड मारते, अडानी के घर रेड मारते, अमिताभ बच्चन के घर रेड मारते। पाल साहब जवाब दीजिए इसका। आप हमसे कमिटमेंट मांग रहे हैं जो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत की तरफ से कह रहा हूं कि ये जो आज खुद ही आपने इस बात को कहा,
अब ये इकोनॉमिक्स इनको न समझ में आए कि आज पिछले 8 दिनों में अगर 3 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, और खुद जैसा वो मानते हैं कि आज लाजमी है कि ये पैसा जो जमा हो रहा है इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और ये देश के आम जनता के हक में जाएगा। आज जो हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस तरीके से हम चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, या फार्मर्स के सुन ली फार्मर्स की बात हो, आज ये कह रहे रबी की बुआई है, आज उत्तर प्रदेश में आ जाए। हम आज ही अपनी कंस्टिट्यूंसी से लौटे हैं। किसान ऐसा नहीं कि हाँ डिबेट पे आप कहिए नहीं, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लौटे हैं तो क्या वहां पर कोई किसान आपको परेशान नजर नहीं आया? आनंद शर्मा साहब कह रहे थे आज की कौन सा किसान इस देश में हमारे गांवों में है जो क्रेडिट कार्ड अपनी धोती में लेकर चलता हो? हाँ, नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लेके चलता है, लेकिन किसान को क्रेडिट कार्ड लेके नहीं चलता। किसान अपने गांव में जो दुकान होती है वहां से वो खाद लेता है, वहां से बीज लेता है या सोसाइटी से लेता है, उसके लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना पाल साहब, मिलता है। उसके बाद क्यों आप सोसाइटी पे पैसे नहीं, पता सोसाइटी पे पैसे नहीं देने पड़ते, तो सोसाइटी का मेंबर होता है उसको, सोसाइटी जितनी एलएसएस होती है क्षेत्रीय किसान की जो सहकारी समितियां होती है, अरे आप उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, गुजरात हो, सारे राज्यों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एलएसएस होती है, लार्ज सोसाइटीज होती है, स्मॉल स्केल की सोसाइटीज होती है जिसका किसान सदस्य होता है, जिसमें किसान को खाद मिलता है, बाद में जब उसकी क्रॉप तैयार होती है क्रॉप को बेचता है, फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? जितने का खाद लेता है 35 लोगों की जान क्यों चली गई? किसान का क्या काम? ये तो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, ये आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं आप पाल साहब। किसान को बीज नहीं मिल रहा, किसान आए, ठीक है, किसान वहां कर रहा है, समझे? हाँ, पूरा देश प्रधानमंत्री का डॉक्टर निसार, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के गांवों में वैसे ही हालात हैं जिसका जिक्र पाल साहब कर रहे हैं? कोई किसान परेशान नहीं है, कोई बुआई की समस्या नहीं है, कोई किसान नहीं रो रहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहां से बीज लाएं? हालात बिल्कुल ठीक है, गांव के हालात ठीक है। समीर साहब, आज मैंने अपने डुमरिया के कंस्टिट्यूएंसी में फोन किया, वहां पे बैंकों पे कोई लाइन भी नहीं है। आप यकीन करिए साहब, वहाँ लाइन भी नहीं है क्योंकि लोगों को ठीक है कुछ पैसे चाहिए थे, किसान अपना गया, उसने बैंकों से पैसा बदला। ठीक है पाल साहब मैं समझ गया, डुमरियागंज में सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर निसार, कि वो उसको 24,000। यस समीर साहब, मेरी बहुत दबाना, बहुत मुखलिसाना दरखास्त है कि इस मसले को सिर्फ अगर हम पॉलिटिकल एंगल से करेंगे तो फिर ये छीटाकशी जारी रहेगी। असल मसला ये है या असल मुद्दा ये हम जिसको कहना चाह रहे हैं वो ये कि इस मकसद के पीछे, इस एक्शन के पीछे मकसद क्या था, वो हम कितना हासिल कर पा रहे हैं। इस फैसले की वजह से हमारे मुल्क के प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, ट्रेड पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, उनकी वजह से मईशत की कमर टूटेगी या मकसद तो यही था ना कि ब्लैक मनी जो छुपा हुआ है हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, उसकी कोई वैल्यू ना रह जाए, वो लोग बर्बाद हो जाएं जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी है करोड़ों अरबों रुपए। मकसद तो यही था ना, मकसद यही था, लेकिन इस मकसद को हम हासिल कर पा रहे हैं क्या? किसी बड़े आदमी को आपने किसी बैंक की लाइन में देखा क्या? मसला नहीं तो लाइन में लग भी कैसे सकता है? जो बैंकों के चक्कर लगा रहा है, 100 करोड़ रुपए, 100 अरब रुपए जमा कर रखे हैं, वो लाइन में कैसे लगेगा? और वो रुपये में थोड़ी जमा है, वो तो सोने में जमा है। बैंकर तो उसके पास जाता है, बैंकर उसके घर जाकर के पैसे लाता है, आपको पता है? आपको देखिए बंबई में आकर के, तो मतलब आपके हिसाब से किस तरह से डिस्काउंटिंग की बात चल रही है। आपके हिसाब से ऐसे धना सेठों ने अपना जुगाड़ कर लिया है, उनको कोई परेशानी नहीं है, गरीब को परेशानी हो रही है। आप आकर के देखिए किस तरह से रेट की डिस्काउंटिंग चल रही है बंबई में, किस तरह से हो रही है कि आप इतना टेबल पे लाइए और इतना लेके जाइए। आप आकर के खुद देखिए, आप भेजिए लोगों को। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क की जो इतनी बड़ी आबादी है जो कि इस रोजमर्रा के कामों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसको तकलीफ पहुंचा करके अगर देश की मईशत सुधर सके तो ये हमारे मुल्क की आवाम का बहुत बड़ा जज्बा है, जो अभी तक उन्होंने इस फैसले को अच्छे नज़र से देखा है और इस उम्मीद में देखा है कि शायद इससे कुछ फायदा हो मुल्क को और मुल्क की आवाम को। ठीक है, लेकिन क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग राय है इस मसले पर। सरकार ये कह रही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उसका साथ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला लागू किया गया है और ब्लैक मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है और इस युद्ध में सरकार के साथ सारी पार्टीज को आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है और
कल भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। कल राहुल गांधी जो हैं वो संसद में अपनी बात रखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले का जोरदार विरोध हो रहा है और विपक्ष बहुत हद तक एकजुट नजर आ रहा है सरकार के इस फैसले के खिलाफ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।